नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम जनवरी 2021 में होने हैं, उसकी डेट शीट आ गई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कि आपको किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम है। गाइस, अगर आप लोग सी लैंग्वेज जो कि ओल्ड सिलेबस था, ओ लेवल का थर्ड पेपर M3R4 यानी कि सी लैंग्वेज, अगर आप लोग सी लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि जो सी लैंग्वेज का पेपर है उसको हम लोग कैसे पास कर सकते हैं, उसके लिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाना है और साथ ही क्या 45 दिन में तैयारी की जा सकती है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं आज मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने का प्रयास करूँगा, और आज मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी कि आपको कॉपी लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। और आज मैं आपको इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में इस बार आ सकता है, आज मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ओ लेवल और अभी कुछ दिनों में हम लोग ए लेवल की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और साथ ही PGDCA और साथ ही जो कंप्यूटर नॉलेज है उसकी आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो सी लैंग्वेज का पेपर है, अगर आप लोग एक बार दे चुके हैं या 2 बार दे चुके हैं या फिर पहली बार देना चाहते हैं, तो अगर आप लोगों ने इसके पहले एग्ज़ाम दिया है और आपका जो एग्ज़ाम है वो पास आप नहीं कर पाए हैं, आपका कहना है कि मैंने यहाँ पर लगभग पार्ट ए और पार्ट बी मैंने दोनों में ही अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लिए थे, फिर भी मैं फ़ेल हो गया, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, चाहे वो आपकी सी हो, पाइथन हो या कोई और लैंग्वेज है, ठीक है? तो मैंने नीलिट को मेल किया था कि जो आपके एग्ज़ाम में प्रोग्राम आते हैं बनाने के लिए 5 नंबर के या फिर 8 नंबर के लिए, अगर उसमें कोई एरर हो जाती है तो उस केस में क्या कोई नंबर मिलता है? तो वहाँ से उनका रिप्लाई आया था कि अगर आप लोग प्रोग्राम लिखते समय कोई भी, चाहे वो छोटी सी मिस्टेक हो, सिली मिस्टेक हो, अगर आप उसमें कोई भी मिस्टेक कर देते हैं, अगर आपने उस प्रोग्राम में कहीं कॉमा नहीं लगाया है, तो उस केस में आपको एक भी नंबर नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग प्रोग्राम लिखते हैं एग्ज़ाम में, उनको आप पूरे होशो हवास में लिखें कि आप लोग उसको बिल्कुल सही तरीके से लिखें कि उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, एक पॉइंट की भी मिस्टेक ना हो, नहीं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलता है। और अधिकतर लोग प्रोग्राम में गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि भैया मैंने पूरा प्रोग्राम लगाया था, लेकिन कुछ छोटी सी मिस्टेक हो जाती हैं जिनकी वजह से आपको एक भी नंबर नहीं मिलता है। तो आपको इस प्रॉब्लम से बचना है कि आपको प्रोग्राम की इतनी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है कि उसमें कोई एरर ना हो, आपको कंपाइल करने की आवश्यकता ना पड़े, सिस्टम पे चेक करने की आवश्यकता ना पड़े, भैया जो हमने प्रोग्राम लगाया है इसमें कोई एरर तो नहीं है। आपको अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। चलिए ठीक, अब बात ये आती है कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो पहली बात तो ये है कि आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ना होगा, यानी कि आपको चैप्टर वाइज जो कंटेंट है उसको पढ़ना होगा, उसको फिनिश करना होगा। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आप सिर्फ इन्हीं को पढ़ लीजिए, तो उस केस में आपको वहाँ से ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि आपको वहाँ से पार्ट 1 में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप लोग चैप्टर वाइज कंटेंट को पढ़ लेंगे एक बार, और उसके बाद जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं या इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो इस केस में आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और साथ ही चूँकि आपने चैप्टर वाइज पढ़ लिया है, तो इस केस में आपके अधिकतम पार्ट 1 में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनकी भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। गाइस, कुछ लोग क्या करते हैं कि नोट्स खरीदते हैं, वीडियोस खरीदते हैं, तो बिल्कुल सही, आप खरीद लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नोट्स होते हैं, आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि इस टाइम पे अभी भी आपके पास टाइम ठीक ठाक है। क्योंकि जो आपके नोट्स होने चाहिए वो अगर आप खुद लिखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। मैं भी आप लोगों को नोट्स और वीडियो क्लास प्रोवाइड कराता हूँ सी लैंग्वेज की, जिसकी कॉस्ट है 250 रुपये, जिसमें मैं आपको सी लैंग्वेज का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, चाहे वो आपके पार्ट 1 के MCQs हों या फिर ई नोट्स हों या फिर आपकी वीडियो क्लास हो चैप्टर वाइज,
तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ 250 रुपये में। तो जो ई नोट्स होते हैं वो मैंने जो मेरी खुद की लैंग्वेज है उसमें लिखे हुए हैं। तो उस केस में हो सकता है कि आपको उन नोट्स को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो, हालांकि दिक्कत आपको नहीं होगी क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल ईजी से ईजी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है और उसमें मुझे लगभग 2 महीने का टाइम लगा है उस PDF को लिखने में। चलिए ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप लोग खुद के नोट्स बनाते हैं, मान लीजिए आपने मेरे से कोर्स परचेस कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने नोट्स लिखे हुए हैं आप उनको रीड करिए स्टेप बाय स्टेप, और जो उसका एक्चुअल कंटेंट है जिसे आप मैनेज करना चाहते हैं, यानी कि जो आपको समझ में आ रहा है कि भैया आखिर इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोग उसे अपनी लैंग्वेज में लिखें। तो इससे क्या होगा, आपको लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि आपने उसको पढ़ तो लिया है लेकिन जो आपने लिखा है वो आपकी अपनी लैंग्वेज थी। तो इस केस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो आपकी जो कंटेंट रहेगा, जो टॉपिक रहेगा वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो जो पहली टिप्स है कि क्रिएट योर ऑन नोट्स, कि आप लोग नोट्स खरीद लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चैनल के हों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग खुद भी उन नोट्स के बारे में जो कंटेंट उसमें टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको आप अपनी लैंग्वेज में अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, क्रिएट योर ऑन नोट्स, ठीक है। देन इसके बाद नंबर 2 पे आता है कि जो आपके कुछ लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं और उसको रट्टा मार लेते हैं। तो इस केस में अगर आप लोग रट्टा मारेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम में 100% एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे, आप लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि प्रोग्राम को रटा नहीं जा सकता है। छोटे छोटे प्रोग्राम है 1-2 लाइन के, तो आप रट लेंगे और वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो इस केस में आप लोग आंसर को रटे नहीं, बल्कि आप उनको समझें कि एक्चुअल में, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है रिकर्सन क्या होता है, तो आप लोग समझिए रिकर्सन एक्चुअल में होता क्या है, इसका काम क्या है। अगर आपने उसको एक बार समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आराम से उसमें ठीक ठाक लिख पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको आंसर या प्रोग्राम को रटना नहीं है, समझना है। जो अगला प्रॉब्लम आती है लोगों को, हमारे साथियों को, वो ये कि जो प्रोग्राम होता है वो समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, एक्चुअल में जो प्रोग्राम है उसका मकसद क्या है, कि उसमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया राइट आ प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज ऑड और इवन। अब ये प्रोग्राम आपको दिया गया है, अब आपको प्रोग्राम ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या उसका आंसर लिख पाएंगे? नहीं। तो पहला काम यह है कि आप उस क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में पूछा गया है आप उसको पढ़ें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको 2-3 बार में पढ़ें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर आता है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन को ही पढ़ के देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में करना क्या है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि राइट आ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। तो मतलब ये है कि आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें आपको ये चेक करना है कि जो नंबर दिया गया है यूजर ने वो ऑड है या फिर इवन है, विषम है या फिर सम है। तो आपने समझ लिया कि आखिर आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आती है कि हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। आपने क्वेश्चन समझ लिया कि हमें ये चेक करना है कि जो नंबर है वो सम है या फिर विषम है, बात सही है। लेकिन अब आपको मालूम होना चाहिए कि सम नंबर और विषम नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं, तभी आप लोग प्रोग्राम लगा पाएंगे। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले प्रोग्राम को लॉजिकली समझना है कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपके जो एग्जाम में प्रोग्राम होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना होता है, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे लॉजिक क्रिएट करें, तो आप कॉमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए इसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तो मैं आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो तीसरा पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन को लॉजिकली समझना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। देन इसके बाद आपने चैप्टर वाइज कंटेंट फिनिश कर लिया, आपने मतलब चैप्टर पढ़ लिए, आपने जो भी अपने नोट्स बना लिए। अब बात ये आती है कि आपको यहाँ से कुछ तो याद हो गया होगा कि हाँ एक्चुअली में जो सी लैंग्वेज है इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स में टॉपिक का मतलब क्या होता है, तो आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, आपको लास्ट 10 यानी 10 ईयर के, सॉरी आपको लास्ट 5 ईयर्स के यानी कि पिछले 5 साल के जो पेपर हुए हैं सी लैंग्वेज के, आपको उनको सॉल्व करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो आप यहाँ पर 3 साल के पेपर यानी कि टोटल 6 पेपर या फिर 10 पेपर यानी 6 से 10 पेपर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जनवरी में, तो इस केस में जो 2020 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया और 16 हो गया, तो आप इन 5 साल के जो पेपर हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों।
क्योंकि जो आपका सी लैंग्वेज है, चाहे वो आपका ICT हो या कोई भी अन्य पेपर हो जो निलिट है, वो क्वेश्चन रिपीट करता है। तो इस केस में अगर आप लोग लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेंगे, पार्ट ए और पार्ट 2 के दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, तो इस केस में आप 101% आप पास होंगे। क्योंकि आप अगर पार्ट ए और पार्ट 2 5 साल के पेपर हैं, टोटल आप 10 पेपर सॉल्व कर लेते हैं, तो इस केस में आपको क्वेश्चन दिमाग में बस जाएंगे। अगर आपने 10 साल के पेपर दो बार आपने अगर उसको कंप्लीट कर लिया, तो उस केस में आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर आपने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सॉल्व कर लिया। और अधिकतम क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज पढ़ना है, देन इसके बाद जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आपको वहाँ पर बिना किसी गलती के उन प्रोग्राम को, उन क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक होने पर एक भी नंबर आपको नहीं मिलता है। भले ही एग्जामिनर दयावान हो तो आपको कुछ नंबर दे दे, नहीं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलता है। तो आपको ये करना है। तो आपने क्या किया, आपने 10 पेपर भी सॉल्व कर लिए। इसके बाद जब आप लोग पेपर सॉल्व करें, तो उस केस में जो क्वेश्चन आपको, जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, या आप जो क्वेश्चन बार बार भूल जाते हैं, या आपको लगता है भैया ये क्वेश्चन मतलब कुछ हमको नया लग रहा है या हम समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, उस क्वेश्चन का आंसर आप एक नोट्स के फॉर्म में लिख लें। यानी कि आप जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उसे कहीं एक पेज में सीरियल से नोट कर लें। तो जब आपका एग्जाम हो, तो जो आपको क्वेश्चन याद नहीं हो पा रहे थे, जिनके आंसर आप नहीं याद कर पा रहे थे पार्ट ए में, कि मान लीजिए आपसे आपके एग्जाम क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा लूप है जो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता ही है, चलता ही है, तो आपका होता है डू वाइल लूप। फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं याद हो पा रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप इस क्वेश्चन को उस कॉपी में लिख लीजिए। तो जब आपका एग्जाम होगा, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हो पा रहे थे, अगर आप उनको एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बस जाएंगे, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं याद हो पा रहे थे, क्योंकि वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, तो इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना है और रिपीटेड क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपको फॉलो करनी है। अब मैं आपको जो टिप्स बताने जा रहा हूँ वो आपको फॉलो करनी है एग्जाम में, कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी आप लोग टेस्ट देने जाएंगे, जब भी आप लोग पेपर देने जाएंगे, तो आपको इस टाइप का पेपर मिलेगा जो आपका होता है 3 घंटे का और 100 मार्क्स का होगा। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को ई नोट से वीडियो कंटेंट चाहिए, तो आपको यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो आपका पेपर है वो आपका 3 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 अंकों का होता है। जो आपका 3 घंटा है, इसमें आपका 1 घंटा होता है पार्ट ए के लिए, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। जबकि जो आपका पार्ट बी है वो आपका होता है 2 घंटे का, और आपको इसमें क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं, आपको एक ब्लैंक कॉपी मिलती है। तो जो ये आपको मिलता है 1 घंटे पार्ट 1 के लिए, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि आप इसे 1 घंटे से पहले, यानी कि आप इसे आधा घंटे में या फिर 40 मिनट में इसको आप फिनिश कर लें, क्योंकि जो आपका यहाँ पर टाइम बचने वाला है, क्योंकि आपको ओवरऑल 3 घंटे का टाइम मिलेगा और पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए अधिकतम 1 घंटा। तो अगर आप चाहें तो आप इसे पार्ट 1 का जो क्वेश्चन है उसे 1 घंटे में या फिर 1 घंटे से पहले फिनिश कर सकते हैं। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और आप इसे अधिकतम 40 मिनट में या 45 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जो आपका पार्ट 1 के लिए घंटा 1 घंटा था, वहाँ से आपके बच जाएंगे 15 से 25 मिनट। ठीक है, तो जो ये आपके 15 से 25 मिनट पार्ट ए में आपने बचाए हैं, आप इनको यहाँ यूज़ कर लीजिए पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 2 में का जो पेपर होता है उसको सॉल्व करने के लिए आपको लगभग 2 से ढाई घंटे का समय चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की जो स्पीड होती है लिखने की वो बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको पार्ट ए में थोड़ा टाइम बचाना है और उस जो आपने टाइम बचाया है उसको आपको पार्ट 2 में यूज़ करना है। देन इसके बाद जो मेन बात आती है कि जब भी आप लोग पार्ट ए के MCQ सॉल्व करते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट OMR शीट में फिल करते हैं। तो बात सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में आप 100% श्योर हों कि भैया इसका आंसर यही होगा, तो आप लोग उसे OMR शीट में डायरेक्ट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपको ईजी लगे,
कह रहे ये क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको ध्यान से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब क्वेश्चन कोई सरल होता है तो अक्सर लोग गलती कर देते हैं, वो लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, अरे भैया इसमें तो ये करना था, और फिर पछताते रहते हैं यार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। और अगर आप इसमें वाइटनर यूज़ करते हैं तो उस केस में उसका कोई भी मकसद नहीं रह जाता है। तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि आपको बाद में पछताना पड़े। खासकर जो इजी क्वेश्चन है उनको आप 1-2 बार ज़रूर पढ़ें ध्यान से, कि कहीं जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है या फिर हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो आपको पेपर मिलता है क्वेश्चन पेपर, उसमें आप लोग पेंसिल से फिल करें, ठीक है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। जो आपको हार्ड क्वेश्चन आपको लगेगा वो तो आप जाहिर सी बात 2-3 बार पढ़ेंगे, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है उसे आप हल्के बना लें, क्योंकि कभी कभी हल्का सा आप क्वेश्चन घूम जाता है और आप भी घूम जाते हैं, ठीक है। तो आपको घूमना नहीं है, आपको आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका है पार्ट 1। देन इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है। देन इसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप लोग पार्ट 2 के क्वेश्चन लिखें, अगर कोई क्वेश्चन डिफरेंसेस में आता है, आप समझ ने कह दिया कि भैया आपको लिखना है कि ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या होता है, इसे समझाइए, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम जैन 2021 के लिए, कि ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है, इसे बताइए। तो जो आपका ये डिफरेंसेस होता है, आप इसे हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखें। अब टेबुलर फॉर्म क्या होता है, कुछ लोग समझ गए होंगे। टेबुलर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको ब्रेक और कंटिन्यू में लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखिए ब्रेक और यहाँ पे लिखिए कंटिन्यू, और यहाँ से आप इसको लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। और यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो अंतर है, डिफरेंसेस हैं, आप यहाँ पर उनको डिफाइन कर दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है डिफरेंस वाला, तो लोग लिखते हैं कुछ इस टाइप से, पहले लिखेंगे ब्रेक और यहाँ पर उसकी जो डिफिनेशन होगी लिख देंगे, फिर इसका लिखेंगे कंटिन्यू और फिर इसका लिख देंगे यहाँ पर कुछ इस टाइप से। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। दूसरी पहली बात तो ये है कि जो भी डिफरेंसेस है उसे आप लोग लिखें टेबुलर फॉर्म में। एंड इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल कि ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस होता है समझाइए, तो आप लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ही बेसिस पर डिफरेंस ना लिखें, बल्कि आप एक प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू भी आप यहाँ पर डिफरेंस बताएं। तो इससे जो एग्जामिनर होगा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, जो आपका आंसर होगा वो इफेक्टिव रहेगा। तो इससे वो आपको 5 में से कम 4 नंबर तो दे ही देगा, क्योंकि जो आपके डिफरेंसेस हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो थ्योरी होती है वो मायने नहीं रखती है। उसमें आपको एक प्रोग्राम के थ्रू अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें प्रोग्राम का भी डिफरेंस समझाया जा सकता है, तो आप उसमें प्रोग्राम भी लिखें। क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने जुलाई 2019 में एग्ज़ाम दिया था, और मेरा सी लैंग्वेज में, ICT में और जो आपका होता है प्रैक्टिकल, मैंने इन तीनों को एक साथ दिया था, तो मेरा तीनों में ही S ग्रेड आया था। अगर आप लोग मेरा रिजल्ट देना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा ओ लेवल सर्टिफिकेट कैसा होता है, आप उसको देखिए। तो मैंने वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट, जो मेरा पर्सनली सर्टिफिकेट है, मैंने उसको वहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप लोग डिफरेंस लिखे तो वहाँ पर प्रोग्राम को भी डिफाइन करें। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुछ इस टाइप से, मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा क्वेश्चन पार्ट 2 में, एंड ये रहा गाइज। मैंने आप लोगों को लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं मैंने उनको सॉल्व कराया है, जो कि आपको फ्री में मिल जाएंगे, और साथ ही 100+ वीडियोज़ जो कि मेरे चैनल पर अपलोड हैं सी लैंग्वेज के, आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे ई नोट्स या फिर वीडियोज़ को नहीं ले सकते हैं, या आपके पास पैसे नहीं हैं, या कोई आपकी प्रॉब्लम है, तो आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आप लोग को वहाँ से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। देन इसके बाद आप मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लाइक कि, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूँ, क्वेश्चन अस्थाई पास, ये मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि कमांड लाइन आर्गूमेंट क्या है, सी प्रोग्राम के माध्यम से उदाहरण दें, ठीक। आप यहाँ पर देख पा रहे, लिखा है व्हाट इज कमांड लाइन आर्गूमेंट, गिव एग्जाम्पल थ्रू सी प्रोग्राम, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसको सही से पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। तो मैं जल्दी से अपनी उस PDF को ओपन करता हूँ। तो आपको कुछ इस टाइप से आंसर लिखना है। सबसे पहले आप बताइए कि कमांड लाइन आर्गूमेंट होता क्या है, आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। देन इसके बाद आपने यहाँ पर इसका सिंटैक्स लिख दिया कि आखिर कैसा होता है। इसमें जो आपके टर्म दिख रहे हैं ARGC, ARGV, ये क्या होते हैं। एंड इसके बाद आपने यहाँ पर प्रोग्राम लिख दिया कुछ इस टाइप से। जब भी आप लोग प्रोग्राम लिखें एग्जाम में, मान लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज अ प्राइम और नॉट, तो आप लोग इस टाइप से ना लिखें कि आंसर नंबर 5A और आपने डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू कर दिया हैज़ इंक्लूड stdio.h। तो आपको ऐसा नहीं लिखना है। आपको लिखना है सबसे पहले कि जो भी क्वेश्चन नंबर हो आप यहाँ लिख दीजिए कि आंसर नंबर 5A। देन इसके बाद आप लोग कमेंट बनाकर उस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर रिपीट कर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया था कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें चेक करना है कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कमेंट बनाकर प्रोग्राम
टू चेक प्राइम नंबर और नॉट। तो इससे क्या होगा, अगर आप लोग यहाँ पर जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग कमेंट से करते हैं तो इसका भी एक्सप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ता है, वो समझता है कि जो बंदा है वो काफ़ी टैलेंटेड है। तो जब भी आप लोग प्रोग्राम बनाना चाहें, प्रोग्राम लिखें, तो उसके स्टार्टिंग से पहले जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पर कमेंट के अंदर डिफाइन करें। देन इसके बाद आपने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, और जहाँ पर आवश्यकता लगे वहाँ पर आप लोग कमेंट बना दीजिए कि भैया हमने यहाँ पर ये प्रिंटफ क्यों लिखा है, तो आप लिख दीजिए कि भैया कर्सर को न्यू लाइन से लाने के लिए, यानी जो कंटेंट है वो न्यू लाइन से प्रिंट हो। तो आप लोग क्या करें, बीच बीच में कमेंट का भी यूज़ करें, और साथ ही प्रोग्राम का आप लोग आउटपुट भी लिखें। तो इससे आपका जो इम्प्रेशन होगा एग्जामिनर पर वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला है। तो आप इस टाइप से आंसर को लिखें। तो जो क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया था, अगर आप उसका आंसर इस टाइप से लिखेंगे तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि हमने सेम इसी टाइप से मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था और हमने बिल्कुल सेम टू सेम मैंने ऐसे ही वहाँ पर लिखा था। सो गाइस, आपको यहाँ से काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी कि आखिर आपको सी लैंग्वेज का तैयारी कैसे करनी है, आपको किस हिसाब से कॉपी लिखनी है। जो मेन मुद्दा है वो है प्रोग्राम को लिखने का, कि आप लोग प्रोग्राम को जब भी स्टार्ट करें तो पहले कमेंट के अंदर जो प्रोग्राम है उसका टाइटल लिखें, और साथ ही बीच बीच में जो कमेंट का भी यूज़ करें कि फिर आपने ये क्यों लिखा है, अगर आपको लगता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही उसका आउटपुट ज़रूर लिखें। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको नंबर ऑब्टेन करने में, गेन करने में हेल्प मिलेगी। सो गाइस, ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। मुझे आशा है कि आपको यहाँ से हेल्प मिली होगी। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, या फिर आपको यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सी लैंग्वेज का स्टडी मटेरियल नहीं है, आपके पास चैप्टर वाइज वीडियोस क्लास नहीं है, या कंटेंट जो आपको चाहिए, ई नोट्स चाहिए, वो आपके पास नहीं है, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे ग्रेड से पास हो जाए, क्रैक हो जाए, तो आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं ओनली ऑन ₹250। अगर आप लोग देना चाहते हैं कि जो मेरे नोट्स हैं, जिन्होंने मेरे नोट्स लिए थे उनका रिव्यू क्या है, तो आप लोग क्या कीजिए, जो रिजल्ट आया था जैन 21 का, आप लोग उसे वॉच कीजिए। तो मैं उसका भी जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा जो मेरे नोट्स हैं वो कितना इफेक्टिव हैं, क्योंकि मैंने इसे पर्टिकुलर अपने हाथों से लिखा है, तो ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।